Hello, dear students. Good evening, and welcome to you all in the today's live session. आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है. सारे के सारे एस्पायरेंट्स, सारे के सारे वो स्टूडेंट्स जो कि इस लाइव का इंतजार कर रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत स्वागत. उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है. गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स. और कुछ लोग जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उनसे बात की जाए. सुस्मिता जी, गुड इवनिंग. पिंकी जी, गुड इवनिंग. प्रीति जी, गुड इवनिंग. विजय जी, गुड इवनिंग. तो अभी तक जहां तक हम देखें तो कुछ ही फ्रेंड्स हैं जो कि ज्वाइन हो पाए हैं. कोशिश करें कि और सारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके पहचान के सारे दोस्त हैं, जो इस तरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि आज का लाइव सेशन का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड अ बेनिफिट टू ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अटेंड द एग्जाम शेड्यूल्ड और वी कैन से कंडक्टेड बाय आरपीएससी. आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, कौन से एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पर? फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसीज निकली थी. आरपीएससी द्वारा आउट की गई थी ये वैकेंसी, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और एग्जाम आने वाले मंथ में शेड्यूल किया गया है. उन सारे के सारे एस्पायरेंट्स के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें एग्जाम में हमारी तरफ से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए, हमारी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हम उनके सक्सेस में कर सकें, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन लेक्चर्स को कंडक्ट कर रहे हैं. जो भी पैटर्न है, जो भी शेड्यूल है, आप देख ही रहे होंगे कि मॉर्निंग के समय पर बॉटनी के सेशंस हो रहे हैं और इवनिंग के समय पर जूलॉजी सब्जेक्ट के सेशन हो रहे हैं. वंदना जी, गुड इवनिंग. सुमन राठौर जी, गुड इवनिंग. और लीजिए, हमारे कंसिस्टेंट जो व्यूअर्स हैं वो भी हमारा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं. कविता जी, गुड इवनिंग. सुष्मिता जी का कहना है कि गेट एक्सेल के लेक्चर्स हों तो जी, गेट एक्सेल के प्रीवियस ईयर के डिस्कशंस का सेशन हर दिन होता है. अगर आप पिछले कई वीक्स के ऑब्जर्वेशंस देखें तो हम हर दिन सुबह 10 बजे गेट एक्सेल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा रहे हैं. तो आप उस समय पर आए तो डेफिनेटली आपको गेट एक्सेल से रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा. चंदना जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस सेशन. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की. 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. शुभश्री जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. तो हम चर्चा करेंगे पूरे के पूरे सेशन में कि 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है वो क्या है. इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें कौन सी बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्लियरली याद रखेंगे अगर हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन और बहुत ही आसानी से आप कॉन्सेप्ट को तो समझ जाओगे ही, उसी के साथ साथ उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको इस सेशन में करने को मिलेगी. जल्दी से जल्दी आप सारे के सारे दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें. उन्हें बताएं कि लाइव सेशन जो शाम के 5 बजे होने वाला था वो शुरू हो चुका है और देरी ना करें. जो भी डिस्कशन होगा वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है. जनरली जब कभी भी आप इस टॉपिक की बात करते हो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक को तो हम कई सारे अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं.
और आगे भी अगर आप इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आगे भी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। गुड इवनिंग स्नेहा जी। और इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम यहाँ आपके सामने आए। तो काफी सारे व्यूअर्स जैसा कि ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब सेशन की शुरुआत की जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्या जरूरी बातें हैं, मैं हर एक बात को लिखता चलूंगा और लिखने के साथ साथ कोशिश करें कि आप भी उन चीजों को ध्यान से याद करें और याद करने की कोशिश करें एटलीस्ट, क्योंकि जो भी बातें मैं लिखाऊंगा, जो भी बातें मैं बताऊंगा, उन्हीं चीजों के ऊपर लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चंस आप ही को सॉल्व करना है। तो आप जो भी सेशन में सुनोगे, जो भी चीजें आप पढ़ोगे, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आशा करता हूं कि आप उतने ही एक्टिवली और करेक्ट तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम जानते हैं, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उस पर आएंगे और उसी के साथ साथ हम जो इसके पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो अगर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम इसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में गिनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के पहले भी कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए हुए हैं। अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें तो हमारे आसपास में पाए जाने वाले लाइफ फॉर्म्स को अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है, जिनमें से कुछ कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के मेथड्स इंट्रोड्यूस करते हुए हम पहुंचेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। बायोलॉजी स्कूल, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, और जैसा कि टाइटल क्लियर है हमारा, हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन क्या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का? जी नहीं। क्लासिफिकेशंस के कई सारे सिस्टम्स हैं, जिनको हम शुरू करेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और फिर हम पूरा समय और पूरा वक्त 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर लगा देंगे। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस आर देयर। अब इस पूरे के पूरे टाइटल में जो सबसे पहला टर्म है, दैट इज किंगडम। क्या होता है ये किंगडम? सो ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, जब कभी भी क्लासिफिकेशन की जाती है, जब कभी भी हमारे आसपास में पाए जाने वाले जीवों को, सजीवों को कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में उनको ग्रुपिंग की जाती है, तो अलग अलग हायरार्कीज में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। हायरार्कीज से हमारा मतलब है अलग अलग रैंक्स, अलग अलग ग्रुप्स। अब ये जो हायरार्कीज हैं, ये जो रैंक्स हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये जो श्रेणियां बनाई गई हैं, ये छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। सो किंगडम इज वन ऑफ द बिगेस्ट हायरार्की, या हम उसे श्रेणी भी कह सकते हैं, कैटेगरी भी कह सकते हैं, इनटू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम इज वन ऑफ द बिगेस्ट हायरार्की। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप और भी बड़ी हायरार्कीज की बात करोगे और भी बड़े श्रेणियों की बात करोगे, तो हो सकता है डोमेन भी आपको सुनने को मिले, जो कि किंगडम से भी एक बड़ा हायरार्की है। सो चलिए सबसे पहले शुरुआत करें कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या था, किसने दिया, किसने फॉलो किया। उसके बाद जब अपग्रेडेशंस हुए, हमारी साइंटिफिक नॉलेज अपडेट हुई,
हमारे पास जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का नंबर था वो और ज़्यादा स्टडी हुआ, तो कैसे धीरे धीरे क्लासिफिकेशन में बदलाव होने शुरू हुए। इन्हें बदलाव न कह करके हम अपग्रेडेशंस भी कह सकते हैं। तो कई सारे अपग्रेडेशंस भी हुए आने वाले समयों में क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। तो रचना शरण जी, गुड इवनिंग, एंड के बॉटनिस्ट, गुड इवनिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं सेशन की। सबसे पहले बात की जा रही है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अगर हम शुरुआती समय की बात करें, एरिस्टोटल के बाद जितने भी अलग अलग नेचुरलिस्ट और साइंटिस्ट आए, उन्होंने हमारे आसपास में पाए जाने वाले लाइफ फॉर्म्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा था। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में बांटा था इन्होंने सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स को? इस सिस्टम को जिसमें लाइफ फॉर्म्स को बांटा गया था सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज में, उस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इट एज अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ध्यान रखें दोस्तों कि सबसे शुरुआती समयों में जो क्लासिफिकेशन किया गया था, जो कैटेगराइजेशन किया गया था। प्रीतम जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर योर विशेस। मैं केसी सर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा और धन्यवाद, आपने ये दिन याद रखा और आप लाइव आए इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। विभा जी, गुड इवनिंग। सो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हम कह रहे हैं कि शुरुआती समयों में जो भी लाइफ फॉर्म हमारे आसपास में प्रेजेंट है, जो भी हमारे आसपास में पाए जाने वाली जीवित चीजें हैं, उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया था, दो किंगडम्स में कैटेगराइज किया गया था। और इसीलिए इस कैटेगराइजेशन मेथड को टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह दिया जाता है। सो दिस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, it was given by the various types of scientists and it was supported by various types of scientists. अगर हम सबसे फेमस साइंटिस्ट का नाम लिखे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था, सो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज सपोर्टेड बाय कैरोलस लिनायस। कैरोलस लिनायस वो नाम है जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है, और ये इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते थे। सिर्फ और सिर्फ फॉलो ही नहीं करते थे, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू द कैरोलस लिनियस, द एंटायर लाइफ फॉर्म, जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव हैं, उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन से? प्लांट्स और एनिमेलिया। सो अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सभी को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। और अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं 1758 के आसपास के, क्योंकि कैरोलस लिनियस का जो समय था वो कुछ यही समय था जो कि हम जनरली किताबों में पढ़ते हैं। आगे बढ़े, इसके बाद और कौन से अपग्रेडेशंस आए? जी राजकुमारी जी, आप अगर सपोज कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर के बताइए कि लाल जी सर से मुझे बात करनी है, तो मैं आपसे बात कर लूंगा। वो मुझे कॉल शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है देने की कोशिश की जाएगी। देन अब बात करते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती गई, हमारी साइंटिफिक स्टडीज ज़्यादा होती गई, तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की कैटेगरीज में कैटेगराइज करना सही नहीं होगा जितने भी लाइफ फॉर्म्स हमारे आसपास में प्रेजेंट हैं।
प्रतिभा जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और कुछ समय के बाद इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नए अपग्रेडेशंस भी आने शुरू हो गए। जैसे कि अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो नए अपग्रेडेशंस हुए वो क्या थे, उसी के साथ साथ इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया। जब कभी भी आप थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करोगे तब हमें नाम याद रखना है, इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर, सॉरी अर्नेस्ट हैकल। और ये बात है अप्रोक्सीमेट 1866 की। 1866 के आसपास का ये अपग्रेडेशन है जो कि हमें याद रखना है। सर आपको नंबर नहीं दिए ऐसे बोले कि हम उनसे पूछ करें, कोई बात नहीं, मैं अब ऊपर जाकर के जो हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट है राजकुमारी जी, मैं उनसे बात कर लेता हूं और फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। मुकुदास जी, गुड इवनिंग एंड आरुषा कौर जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और एक नए किंगडम को जगह मिली इस टू किंगडम्स के अंदर। तो शुरुआती समयों में जहां पर हम सारे के सारे सजीवों को, सारे के सारे जीवों को दो ग्रुप में बांट रहे थे, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे थे, दो किंगडम्स में कैटेगराइज कर रहे थे, अब उन्हें तीन किंगडम्स में कैटेगराइज करना शुरू कर दिया गया। और जो एडिशन किया गया बाय द अर्नेस्ट हैकल, दैट वाज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप का समावेश किया गया, एडिशन किया गया, कहां पर, इस दो किंगडम्स के अंदर। जी हां, एरिस्टोटल के समय से ही टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चला आ रहा है। सुमन जी सही बात कह रहे हैं, और यहां पर हम कह रहे हैं कि उनके समय से शुरू हुआ और कब तक सपोर्ट किया गया, कैरोलस लीनियस के समय तक इस क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किया गया। सही बात है। सो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट हैकल एक नए ग्रुप को जगह मिली। हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर कुछ यूनिक तरीके की प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी हम आगे बात करने ही वाले हैं, उनके बेसिस पर एक नया किंगडम बनाना पड़ा एंड दैट वाज द प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम कहां पर ऐड किया गया, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं अगले अपग्रेडेशंस की तरफ। अगला जो बदलाव हुआ इस क्लासिफिकेशन के अंदर वो कौन सा था। सो नाउ बात कर रहे हैं फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अब अगर फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो अभी तक अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जानते हैं तो हमारे हिसाब से पांच किंगडम्स हैं जो कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताए गए हैं। उसमें से तीन किंगडम्स तो यहां हमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो सोचिए कि फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय कोपलैंड, किसने दिया था? दिस अपग्रेडेशन वाज गिवन बाय द कोपलैंड। अप्रोक्सीमेट बात हो रही है 1956 के आसपास। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पीछे छुप रही है तो अब आप देख सकते हो कि कोपलैंड द्वारा जो अपग्रेडेशन दिया गया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का 1956 के आसपास। अब अंदाजा लगाइए कि कौन से ग्रुप का एडिशन हुआ होगा यहां पर। सो एक जो किंगडम यहां पर ऐड हुआ दैट वाज द मोनेरा। सो लाइकवाइज अभी तक चार किंगडम्स
की स्टडी हो चुकी थी। 4 किंगडम्स में कैटेगराइज किया जा चुका था जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। और उसके बाद जो एक और अपग्रेडेशन आया, जी अमित जी बहुत बढ़िया, आप सब लोग भी इक्वली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेशन के अंदर, बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी स्कूल आपने कह दिया मोनेरा, बहुत अच्छी बात। जी निशा जी, जिस भी तरीके के एग्जाम्स में हमारे कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, उस एग्जाम के अंदर कोशिश हमारी होती है कि हम बच्चों के लिए वीडियोस बनाएं। और मुझे जहां तक लगता है कि आरपीएससी के इस एग्जाम में भी हमारी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, और इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आपको किस एग्जाम की वीडियो चाहिए उसके बारे में हमें बताएं, डेफिनेटली आपके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। अब बात कर रहे हैं अगले अपग्रेडेशन की। समय के साथ जो ज्ञान है वो बढ़ता गया, कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे लोग समय समय पर नई चीजें डिस्कवर करते गए, और हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नए नए ग्रुप्स का एडिशन होता रहा। नीलम जी गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी। एंड व्हाट इज दिस नेक्स्ट कैटेगरी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो लीजिए हम पहुंच गए हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जब कभी भी बात की जाएगी तो ऐसा क्या नया एडिशन किया गया, ऐसा क्या नया ग्रुप ऐड किया गया इस नए क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो जितने भी पुराने ग्रुप्स थे या जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट्स थे, उन सब को नकार करके एक नए कैटेगराइजेशन, एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाया गया। एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि दिया गया आर.एच. विटेकर के द्वारा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो पुराने कैटेगराइजेशन थे या जो पुराने ग्रुप्स थे वो सारे के सारे ग्रुप्स या वो जो कैटेगराइजेशन का तरीका था वो गलत था, जी नहीं। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि समय के अनुसार जितनी भी हमारे पास जानकारी अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे, या साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे। और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बेहतर होती चली गई, हमने क्लासिफिकेशन के अंदर कई सारी नई नई कैटेगरीज, नए नए हायरार्कीज बना दिए। तो अब बात आती है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटेकर द्वारा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। समय याद रखिएगा 1969। समय ध्यान रखिएगा कि कब दिया गया था ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो कैटेगराइजेशन किया गया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी लाइफ फॉर्म हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमारे आसपास में जितने भी सजीव प्रेजेंट हैं, उन सभी को 5 अलग अलग किंगडम्स में बांट दिया गया। और कौन कौन से ऐसे किंगडम्स थे जो कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बनाए गए, तो देखने को मिलेगा कि टोटल 5 अलग अलग किंगडम्स बनाए गए, जिसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो किंगडम था वो था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हम ये कह रहे हैं कि जितने भी जीव थे इन्हें 5 किंगडम्स में कैटेगराइज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन
criterias. So now this is most important point, that is what are the criteria according to which the 5 kingdom systems are made. ऐसे कौन कौन से 5 क्राइटेरियाज थे, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनके बेसिस पर ये कैटेगराइजेशन किया गया। सो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला जो हमारा पोर्शन है, अगला जो पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द वेरियस क्राइटेरिया। ऐसे कौन कौन से फीचर थे जिनके बेसिस पर जो है ग्रुप्स बनाए गए हैं, 5 किंगडम्स बनाए गए। चलिए आगे बढ़ें और अब क्राइटेरियाज की लिस्ट बनानी शुरू की जाए। क्राइटेरियाज की लिस्ट बनाए तो सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा था? याद रखें, सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि यहां पर यूज किया गया है कैटेगराइजेशन करने के लिए, ये 5 अलग अलग किंगडम्स बनाने के लिए, दैट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। पहला क्राइटेरिया था कि जो भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, वो किसका बना हुआ है, किस तरीके के सेल का बना हुआ है, किस चीज को यहां पर यूज किया जा रहा है, कौन सा फीचर यूज किया जा रहा है, सेल का स्ट्रक्चर, मतलब सेल की बनावट कैसी है। बनावट के हिसाब से जो भी सेल्स हैं उन्हें 2 तरीके के सेल्स में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 तरीके के सेल्स? पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारे आसपास में जो भी जीव पाए जाते हैं वो या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। तो उनकी सेल की बनावट कैसी है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है, सबसे पहली चीज। और सेल के स्ट्रक्चर्स की जब कभी भी हम बात करेंगे तो 2 तरीके के सेल के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से हमारा मतलब है ऐसे सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे कहते हैं हिंदी में, वो कैसा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। जो भी न्यूक्लिक कंटेंट है, न्यूक्लिक एसिड, ये किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर कैद नहीं है, फ्रीली रैंडमली स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड। ऐसा फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये थोड़े से ज्यादा बेहतर सेल्स हैं, बेहतर कहिए या बेटर कहिए, आपकी इच्छा। इनके अंदर क्या खास बात थी? तो जो सबसे मेन बात हमेशा जो हम ध्यान रखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके पास केंद्रक होता है, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज होता है। उसी के साथ साथ आप मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स और बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। अगला कौन सा कैरेक्टर? तो पहले बात हो गई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की, और दूसरा क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, उसकी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है। वो एक कोशीय है या बहुकोशीय है, एक सेल का बना हुआ है या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। सो व्हाट इज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बारे में बात हो रही है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी 2 तरीके की हो सकती थी, जैसे कि यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर से हमारा क्या मतलब है, एक कोशीय। और दूसरी कैटेगरी है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर से हमारा क्या मतलब है, मल्टी सेल्युलर से हमारा मतलब है बहुकोशीय। तो जो भी दूसरा क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके का है।
जी विजय जी, फॉर्म भरने का समय जा चुका है और वो सारे लोग जो फॉर्म भर चुके हैं उन सब के लिए हम यहाँ पर लाइव सेशन ले रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कह दूं कि ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो सिर्फ उनके एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आप किसी भी लाइफ साइंस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो क्यों ना इस मौके का इस्तेमाल कर लिया जाए, आसानी से इस कॉन्सेप्ट को एक बार सुन लिया जाए। भले हमें ये कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात कि अंतिम में, लास्ट में, सेशन के ख़त्म होने के समय हम इस कंसेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दूसरा क्राइटेरिया मैंने बता दिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द थर्ड क्राइटेरिया? सो थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है कि जो भी जीव हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। अपना भोजन कैसे लेते हैं मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन दूसरों से मांग करके लेते हैं। मांग करके लेते हैं मतलब दूसरों से लेते हैं, या फिर बची खुची सड़ी गली चीजों पर खा करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इस तरीके से अपना भोजन वो लेते हैं। और भोजन किस तरीके से लिया जाता है अगर इसकी बात की जाए तो तीन अलग अलग कैटेगरीज में हम चाहें तो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मेनली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, तो जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, या तो हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। या तो जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, या फिर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किसी दूसरे जीव को मार करके खा लेता है, या फिर उसके ऊपर वो एज अ पैरासाइट रहता है और उससे अपना खाना, भोजन, पानी लेता रहता है। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी कई सारे टाइप्स हम ले सकते हैं, जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक के अंदर सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक, और उसी के साथ साथ होलोजोइक, इंजेस्टिव टाइप। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके के, या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। अगले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्राइटेरिया है नंबर 4। सुमन राठौर जी, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। और अब आता है इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल से क्या मतलब है कि अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं। जो लाइफस्टाइल है वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, या फिर डीकंपोजर्स हैं। तो कुछ चीजें मेरे पीछे छुप रही हैं, जैसा कि मैं अब देख सकता हूं। तो चिंता ना करें, मैं थोड़ा सा पीछे होकर के फिर से आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सो इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल से हमारा मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकोलॉजी के अंदर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो क्या प्रोड्यूसर है, क्या कंज्यूमर है, या डिकम्पोजर है, क्या है वो। ये भी एक क्राइटेरिया था कैटेगराइजेशन करने के लिए। अगला क्राइटेरिया नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एंड दैट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर जो भी ग्रुप्स थे उन्हें एवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से अरेंज किया गया था। और एवोल्यूशनरी ट्रेंड हम देखेंगे कि कैसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशनरी ट्रेंड दिखता है, कैसे जो भी ग्रुप्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि कोई एंसेस्ट्रल ग्रुप लगता है, कोई इंटरमीडिएट ग्रुप लगता है और कोई हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप लगता है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को
रिप्रेजेंट किया गया है RH विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, और ये क्राइटेरियाज हमें ध्यान रखने हैं। अब बात की जाए कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स बनाए गए थे, क्रिएट किए गए थे RH विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहला जो ग्रुप था, जिसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके यूनिक क्राइटेरियाज क्या, उनके फीचर्स क्या क्या है, जो भी क्राइटेरियाज अभी हमने पढ़े उसके हिसाब से किंगडम मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के, किंगडम मोनेरा के जो भी रहीवासी हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जिन्हें मोनेरियंस कह सकते हो आप, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो बताइए क्या क्या कैरेक्टर है किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था हमारा, कि उनकी सेल की बनावट कैसी होती है। उनकी सेल की बनावट कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। कैसे थे वो? प्रोकैरियोटिक। तो किंगडम मोनेरा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, उन स्पीशीज को रखा गया है, ऐसे सजीवों को रखा गया, ऐसे जीवों को रखा गया जो कि कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूनिसेलुलर, कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं? यूनिसेलुलर। उनकी जो शारीरिक संरचना है, पहले तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं और एक कोशीय होते हैं। ये हो गए दो क्राइटेरियाज कंप्लीट। और भी तो क्राइटेरियाज है, और कौन कौन से क्राइटेरियाज है? तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से टाइप का पाया जाता है। तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है। इसका जो भी साइनोबैक्टीरियाज है या कीमोबैक्टीरियाज है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उसी के साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक। तो ध्यान रखिएगा, मैं हर एक किंगडम का क्या लिख रहा हूं? फीचर लिख रहा हूं कि उस किंगडम में आने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या है। अगला क्राइटेरिया, दैट इज इकोलॉजिकल रोल। अब अगर कोई ऑटोट्रॉफिक है तो उसके लिए हम कह देंगे प्रोड्यूसर। उसी के साथ साथ कोई हेटेरोट्रॉफिक है तो क्या कह देंगे? कंज्यूमर। तो दोनों ही तरीके के क्या देखे जा सकते हैं? मोड ऑफ लाइफस्टाइल देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो कि सैप्रोट्रॉप्स भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया। ये किसके बारे में क्राइटेरिया हो गया? किंगडम मोनेरा के मेंबर्स का फीचर। और किंगडम मोनेरा वो कैटेगरी थी जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रिमिटिव ग्रुप था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, और इसी के मेंबर्स में से या इसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स में से इवॉल्व हुआ ये ग्रुप जिसे हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात की जाए, किंगडम प्रोटिस्टा के क्या क्या फीचर्स हैं, तो यहां तक की जो भी बातें हैं वो किसके बारे में हो गई? किंगडम मोनेरा के बारे में। अब इसके आगे जो भी फीचर्स डिस्कस होंगे वो किसके बारे में होंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो यहां पाए जाने वाले जो भी जीव थे उनके फीचर्स क्या 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 फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो द कैरेक्टरिस्टिक इज, अब क्या ये प्रोकैरियोटिक थे? जी नहीं। जब कभी भी एवोल्यूशन की बात की जाती है तो प्रोटिस्टियंस वो ग्रुप है जिसके अंदर ये सबसे बड़ा चेंज आया। मतलब जो प्रोटिस्टियंस के एंसेस्टर्स हैं उनमें वो सारे बदलाव हुए जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इनटू यूकैरियोटिक सेल। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे यूकैरियोटिक सेल में इवॉल्व हो गए, विकसित हो गए। तो यहां पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम प्रोटिस्टियंस कहते हैं, उनका
फीचर है कि वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है कैरी ऑन, मतलब न्यूक्लियस। इनके पास सच्चा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। उसी के साथ साथ बाकी के जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे, यूनिसेलुलरिटी यहां पर पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो बेटरमेंट हुआ वो एक ही हुआ, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर हो गए। यूनिसेलुलर तो पहले से ही थे, लेकिन जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन थी वो और ज्यादा बेहतर हो गई। बहुत अच्छे। अगर बाकी के फीचर्स की बात करें तो बाकी के फीचर्स जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। दोनों ही तरीके के कैटेगरीज पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं सैप्रोट्रॉफिक भी है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप था, प्रोटिस्टियंस ऐसे ग्रुप थे जिन्हें इंटरमीडिएट ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे जिन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कह दिया गया है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे जिन्हें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कह दिया गया है, और ऐसे भी मेंबर्स प्रेजेंट थे जिन्हें न प्लांट कहा जा सकता था न एनिमल कहा जा सकता था। एग्जाम्पल, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स ऐसे ग्रुप्स थे या ऐसे ग्रुप बनाए गए थे जिनके अंदर पाए जाने वाले मेंबर्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अलग अलग तरीके से अपना भोजन, अपना जीवन यापन कर सकते थे। एग्जाम्पल कि भोजन लेने के लिए ये दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते थे। अगर इन्हें धूप मिल जाए तो सनलाइट की मदद से, धूप की मदद से अपना भोजन खुद से बना सकते थे क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अगर किसी दिन धूप ना निकले तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा करके भी अपना पेट भर लेते थे। मतलब कहीं ना कहीं एनिमल लाइक बिहेवियर भी था, प्लांट लाइक बिहेवियर भी था यूग्लिनॉइड्स का। तो इसे इंटरमीडिएट ग्रुप भी कहा जाता है, जिसके अंदर वो सारे एंसेस्ट्रल मेंबर्स हैं जिनसे बाद में जाकर के क्या बने, अलग अलग किंगडम्स, हाईली इवोल्व किंगडम्स, जैसे कि फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताइए कि इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल कौन कौन से टाइप की हो सकती थी। तो प्रोड्यूसर्स भी थे, कंज्यूमर्स भी थे, और उसी के साथ साथ डीकंपोजर्स भी थे। हर तरीके की लाइफस्टाइल प्रेजेंट थी। और अब हम कह रहे हैं कि इसी ग्रुप में से लीनिएज शुरू हुई किसकी, फंजाई की, इसी ग्रुप से एनिमेलिया और इसी ग्रुप से प्लांटे इवॉल्व हुए होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया। तो अब आगे की जो भी बात है वो इस चीज पर है कि अब जो ये तीन ग्रुप्स थे, इन तीन ग्रुप्स के अंदर कॉमन फीचर क्या था। पहले तो कॉमन फीचर्स के बारे में बात करेंगे इन तीनों ग्रुप्स के अंदर, और फिर ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। तो अब बात हो रही है किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के अंदर कॉमन फीचर क्या क्या था, ऐसे क्या फीचर जो तीनों में कॉमन है। सो तीनों के अंदर जो कॉमन फीचर है वो है कि सारे के सारे जो भी किंगडम्स हैं इसके अंदर पाए जाने वाले मेंबर्स यूकैरियोटिक थे। कैसे थे, यूकैरियोटिक। और उसी के साथ साथ ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, मल्टी सेलुलर, बहुकोशीय थे। तो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलैरिटी को हम सबसे इवॉल्व कैरेक्टर मानते हैं अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात। तो अब ऐसा फीचर जो इन तीनों ग्रुप में कॉमन है वो ये है, लेकिन अब कुछ ऐसे फीचर हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। अगर जस्ट इन दोनों तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन किया जाए
तो फंजाई एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल नहीं था, सेल वॉल प्रेजेंट था, ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर अब इन्हें अलग किंगडम में रखा गया। तो ये तो कॉमन फीचर हो गए, इसके बेसिस पे तो इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ और फीचर्स जिसके बेसिस पर अब इन 3 अलग अलग किंगडम्स को कैटेगराइज किया गया। अगर हम ऐसे ही बात करें तो अगर फंजाई की बात हो रही है सो दे आर हैविंग अ सेल वॉल, बट दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल जो सेल्स हैं दे डोंट हैव अ सेल वॉल। ऐसे कुछ फीचर्स, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर इन्हें और भी कैटेगराइज कर दिया गया। जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, उन सारी चीजों को एक इमेज के अंदर समराइज कर सकते हैं। कौन सी है वो एक इमेज? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इमेज। अभी हमने बात की कि किंगडम मोनेरा, जिसे सबसे प्रिमिटिव ग्रुप माना गया है, जिसे एंसेस्ट्रल ग्रुप माना गया है, इस एंसेस्ट्रल ग्रुप का या इस एंसेस्ट्रल ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या है। तो सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पर हमने बात कर ली। यहां पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कीमोसिंथेसिस करने वाले भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, और इसी से इवॉल्व हुए प्रोटिस्टा के मेंबर्स, इसी ग्रुप से इवॉल्व हुए प्रोटिस्टा के मेंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब आपको जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसको भी ध्यान देना है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी हम यहां पर कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि मोनेरियन से ही प्रोटिस्टियंस का फॉर्मेशन हुआ। किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स का क्या फीचर है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। अब अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी जाए तो देखने को मिलता है कि प्लांटी, देन द नेक्स्ट वन दैट इज द फंजाई, एंड द थर्ड वन इज एनिमिलिया। और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो हैं किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया, दे आर द क्लोज रिलेटिव्स। वहीं पर किंगडम प्लांटी जो है ये डिस्टेंटली रिलेटेड है किसके साथ? एनिमल के साथ। द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स आर फंजाई एंड एनिमिलिया। जो बहुत ही करीबी ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं? फंजाई और एनिमिलिया। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि कौन कब और कहां से डाइवर्ट हुआ है और कौन किससे ज्यादा करीबी है। अब बात हो रही है किसके बारे में? किंगडम प्लांटी के बारे में। उसी के साथ साथ फिर बात होगी किसके बारे में? किंगडम फंजाई के बारे में, और फिर किंगडम एनिमिलिया के बारे में। और किंगडम एनिमिलिया के क्या फीचर्स हैं ये हम जानते हैं। किंगडम एनिमिलिया मतलब ऐसा किंगडम जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स को रखा गया है। ऑल एनिमल्स दे आर केप्ट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। वहीं पर अगर बात की जाए किंगडम फंजाई की तो यहां पर कौन कौन से मेंबर्स रखे गए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं किंगडम प्लांटी के अंदर? तो ऑल प्लांट्स दे आर केप्ट इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सारे के सारे प्लांट्स इस ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। एंड फाइनली फंजाई। तो इस तरीके से 5 अलग अलग किंगडम्स में सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स को कैटेगराइज कर दिया गया और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। अब जो डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरियाज हैं जैसे कि
ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये क्राइटेरिया किसके लिए रखा गया है? प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए। हेट्रोट्रॉपिक और एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव, सॉरी एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ जो नेचर है फूड लेने का, वो किसका है? फंजाई का। और एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफिक और इंजेस्टिव कहा गया। इंजेस्टिव से क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंजेस्टिव? जिसे होलोजोइक भी कह दिया जाता है। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन अपने अंदर पचाते हैं, अपने बॉडी के अंदर पचाते हैं। एब्जॉर्प्टिव से क्या मतलब है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो अपना भोजन अपने बॉडी के बाहर पचाते हैं और फिर पचाने के बाद जो भी न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फंजाई का जो भोजन करने का तरीका है, न्यूट्रिशन लेने का तरीका है, वो ऐसा ही है। जबकि एनिमल्स का तरीका अलग है, वो अपने भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इट मे बी बाय एंगल्फिंग दैट फूड इनसाइड द बॉडी। वहीं पर जो भी पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है। स्मिता यादव जी, गुड इवनिंग। तो ध्यान से, क्लोजली रिलेटेड कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, डिस्टेंटली रिलेटेड कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है और यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई जो भी मैंने यहां पर बताया, तो अब आप तैयार हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने कौन कौन से क्राइटेरिया डिस्कस करने से, सबसे पहला क्राइटेरिया ये रहा, सबसे दूसरा क्राइटेरिया ये रहा, तीसरा क्राइटेरिया ये रहा, चौथा क्राइटेरिया ये रहा, और पांचवा क्राइटेरिया तो हमने इमेज के अंदर ही देख लिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया है। अब अगर सारी बात समझ में आ गई है, अब आप तैयार हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो कंसेप्ट चेक क्वेश्चंस, आपने जो सीखा उसको अप्लाई करने का समय आ चुका है। जी हाँ, हिंदी मीडियम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी ही कह रहा हूं। इंग्लिश तो वो तो बाय डिफॉल्ट निकल जाती है। जानते हैं आप कि आजकल के बोली भाषा में हिंदी का प्रचलन या इंग्लिश का प्रचलन किस तरीके का है। तो थोड़ा बहुत हमारे से अगर इंग्लिश एक आध दो वर्ड निकल जाए तो चिंता ना करें, हिंदी में भी मैं उस चीज को बताऊंगा। तो समय आ चुका है। अब अगर आपने अभी तक हमारे साथ ये पूरा का पूरा सेशन अटेंड कर लिया, जो भी चीजें मैं कहना चाहता था वो आपने समझ ली हैं, अब आप क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप देखेंगे बहुत कठिन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, आपसे आसानी से शायद सॉल्व ना हो। चलिए, बहुत कठिन क्वेश्चन नंबर 1, कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखें कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या देते हैं। चलिए, और समय आपका शुरू होता है अब। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। और लीजिए, वर्षा जी कह रहे हैं कि एग्जाम के बारे में बताइए। वर्षा जी, ये एग्जाम जो है आरपीएससी कंडक्ट कर रहा है, और आरपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर्स की जो पोस्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भरी जाती है। इससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी है ये समय समय पर आउट होती है। इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और ये एग्ज़ाम में अगर आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, अगर आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। जी हाँ, क्वेश्चन के आंसर्स आ गए और सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा। और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई विटेकर ही तो थे जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। बहुत बढ़िया, और सही जवाब है सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन कि शायद आपसे सॉल्व ना हो। कोशिश करें। कल्पना जी, गुड इवनिंग। चलिए, शुरू हो जाइए इस क्वेश्चन का आंसर देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
यूकैरियोट्स वेर असाइंड टू, यूकैरियोट्स को कितने किंगडम्स में रखा गया है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अभी तो पढ़ा हमने सब कुछ। यूकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया है? जी, ऐसे एग्जाम्स के लिए जनरली जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप ऐसे एग्जाम्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पिंकी जी, अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी रट डालिए, पूरी एनसीईआरटी रट डालिए, आपको बॉटनी उसके बाहर कभी नहीं पूछेगा। तो लो भाई, आंसर बढ़िया, सबने सही जवाब दिया है और आप सब जीतते हैं 1 मार्क्स। बहुत बढ़िया। और सही आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा कि ओनली 4 ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम में से 4 किंगडम्स के जो भी लोग थे वो सारे के सारे कैसे थे? यूकैरियोटिक। सही है। अगर हम मुनिरा को छोड़ दें, बाकी सारे क्या थे? यूकैरियोटिक। और 5 किंगडम सिस्टम में से एक किंगडम निकाल दिया तो 5 में से एक निकाल दिए तो कितने बचे? 4। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं, यहां पर देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ऐसा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हर कैटेगरी पे अप्लाई हुआ, हर किंगडम पर देखने को मिला, हर किंगडम में देखने को मिला। वर्षा जी, जी हाँ, एसीएफ की डेट निकल चुकी है। अहमद जी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो फिर मुश्किल है, तो फिर फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया था जो सारे किंगडम्स पे अप्लाई हो सकता था। अगर न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हो तो न्यूक्लियस के बेसिस पर तो हम सिर्फ और सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा को ही अलग कर सकते थे। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हम एनिमल और प्लांट या एनिमल और फंजाई को अलग कर सकते थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैंने कहीं आपसे बोला ही नहीं, इस क्राइटेरिया के बारे में तो कहीं कोई बात ही नहीं की मैंने। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो हर किंगडम पर आपने यूज किया? और वो क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। सो थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़िए। सबसे टफ क्वेश्चन, ये तो है ही है टफ, शायद ये सॉल्व नहीं हो आपसे। आइए देखें सॉल्व होता है कि नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी नहीं पता। अहमद जी कह रहे बच्चों वाला क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसीएफ के एग्जाम के अंदर, बच्चों वाले क्वेश्चन ही आते हैं। टू किंगडम कॉन्स्टेंटली फिगर्ड इन ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
अभी तक जितने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा है 2, 3, 4, 5, ऐसे कौन से 2 किंगडम थे जो हर जगह थे? तो वो 2 किंगडम जो सबसे पहले थे वही हर जगह रहे होंगे। सबसे पहले कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, किस किंगडम में रखा गया सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को? मतलब एक समय के बाद आपको लगेगा कि क्या हो गया, आंसर दें कि नहीं दें। ऐसे क्वेश्चन कहां कोई पूछता है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। और ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट स्टूडेंट ऐसे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो लीजिए भाई, आंसर आने शुरू। कोई गलत गलत कोई आंसर कैसे दे सकता है भाई? स्वाति जी और दिया जी ए आंसर कैसे दे रहे हैं आप? देखिए ध्यान से जरा, कम से कम बाकी लोगों को देखिए, मेजोरिटी कहां जा रही है वो देखिए। मेजोरिटी जहां जा रही है उनके पीछे पीछे चल देंगे तो भी सही हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटेस्टा। जो प्रोटेस्टियंस हैं, प्रोटेस्टियंस, उन्हीं के बारे में तो बात हो रही है। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन तो शायद ही सॉल्व हो, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए। द नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेल्युलर organisms of Whittaker's 1969 classification are included in the kingdom। कौन से किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया भाई? नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है, एक कोशीय है। नीतू जी फिर से आप सही हो गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिसने ए कहा है भाई वो तो थोड़ा सा शायद लेक्चर में या तो लेट आ गया या तो जो मैंने पढ़ाया वो उसका उल्टा समझ गया। तो ए कहने वालों थोड़े से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। नॉन न्यूक्लिएटेड, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहाँ रखे गए हैं क्लासिफिकेशन के अंदर? किंगडम मोनेरा के अंदर। नॉन न्यूक्लिएटेड। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हिंट पिछले क्वेश्चन में ही था। अगर आपने लाइन ध्यान से पढ़ी थी, आंसर सामने है। The replacement of two kingdom grouping by five kingdom system of classification proposed in the year। क्या क्वेश्चन है ये? इतना टफ क्वेश्चन है कि आर.एच. विट्टेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस समय दिया गया था? 1969 के समय पर दिया गया था। पिछले क्वेश्चन में यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है 1969। सिर्फ क्वेश्चन की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा समझना है आपको। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो जी
क्या समझे? जितना भी हमने पढ़ा सिर्फ उतनी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर देखे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर लाइए। कौन है वो? विटेकर थे, हैकल थे, लीनियस थे, कौन थे? क्या बात है, कुछ लोग गलती करने से चूकेंगे नहीं। शुरुआत में लिखवाया मैंने, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कोपलैंड। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हैकल। सपोर्ट किया गया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके द्वारा? कैरलस लीनियस के द्वारा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया। लगाएं दिमाग इस क्वेश्चन के लिए। Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on। इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्राइटेरिया में हमने कहीं नहीं लिखा, जो क्राइटेरिया है ही नहीं इस क्लासिफिकेशन का? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस ये भी था। तो जब सब था तो क्या नहीं था? ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आंसर है हमारा डी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाइयां उन सबको जिन्होंने आंसर दिया है डी। सी ओनली कौन है भाई? सी ओनली। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये तो पहला क्राइटेरिया है कि किसी सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है तो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, ये तो बोला गया है। सबसे टफ क्वेश्चन, सबसे कठिन क्वेश्चन, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा। और ये बात सही है कि ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आ रहा है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से 5 किंगडम है? प्रवीण कुमार जी का आंसर आ चुका है और बाकी लोग इतने सरल क्वेश्चन देख करके आंसर देने की इच्छा ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन सिंपल हो या टफ कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कभी कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और उस समय आपको ज्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े उस क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि ये जो लॉजिक्स यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, सीख रहे हो, ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। बहुत बढ़िया। और सारे लोगों को मिलते हैं 1 मार्क्स। सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमिलिया था, यही तो सारे ग्रुप थे। अलगी ऐसे कुछ नहीं कहा, वायरस ऐसे कुछ नहीं कहा और अलगी ऐसे कुछ नहीं कहा। अगला क्वेश्चन,
जब कभी भी आप 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करोगे, तब सिर्फ 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक नए किंगडम को बनाया गया। कैसे बनाया गया? किंगडम मोनेरा के टुकड़े कर दिए गए और आर्किया का एक ग्रुप क्रिएट किया गया। जी हां, दुलीत द्वारा दिया गया था। बहुत सही। 6 किंगडम सिस्टम। तो मोनेरा को ब्रेक करके आर्किया इस ग्रुप को अलग कर दिया गया था। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन आर्कियंस को रखा कहां गया था? इन आर्कियंस को तो मोनेरा के अंदर ही रखा गया था, क्योंकि उनके पास भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। तो इसका सही आंसर जो है मोनेरा है। और ध्यान रखिएगा, जब 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करोगे तब आपको यही याद रखना है कि मोनेरा इस किंगडम को तोड़ के 2 किंगडम्स में बांट दिया गया था। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, लेकिन आसान है। कोशिश करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम। कुछ फीचर दिए गए हैं, किंगडम्स के अकॉर्डिंगली आपको सही वाला आइडेंटिफाई करना है और देखते हैं कि सही आंसर क्या आएगा। पंकज जी कह रहे हैं कार्ल वोज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थोड़ा सा सतर्क रहें कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के कैटेगराइजेशन की जब बात आए तब हम कार्ल वोज का नाम लेते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जब कहा जाए तो ये बात गलत नहीं है कि कार्ल वोज के क्लासिफिकेशन में 6 किंगडम्स थे, सही बात है। लेकिन 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय समवन एल्स। 3 domains of life classification was given by Carl Woese। ध्यान से चीजों में सतर्क रहें। स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट हिला हुआ है तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम। इन एनिमेलिया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। क्या बात कर रहे हो? गलत है। अबाउट द स्टेटमेंट इन मोनेरा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ये बात भी गलत है। इन प्रोटिस्टा द सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक। ये बात भी गलत है। इन प्लांटे द सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये बात सही है। अब सही गलत कितने और क्या है ये आपको समझ आ गया। ए अलोन इज करेक्ट, गलत बात। बी अलोन इज करेक्ट, गलत बात। सी अलोन इज करेक्ट, गलत बात। डी अलोन इज करेक्ट, सही बात। ए बी सी आर करेक्ट, गलत बात। सही आंसर डी। तो जो भी बातें हमने पढ़ी सबको अप्लाई कर दिया यहां पर। सही आंसर क्या है? डी अलोन इज करेक्ट। यही बात तो इकलौती है जो सही है। सी कैसे कह रहे हैं कहने वाले लोग। और इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। कंसेप्ट जब कभी भी आप कोई पढ़ें तो हर एक चीज क्लियर कट हो, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी लाइनों के फॉर्म में लिखी उसको आप अच्छे से समझ जाएं। और अगर आप अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को इस सेशन से थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। और अगर फायदा हुआ है तो एक लाइक जरूर बनता है वीडियो का। वीडियो को लाइक करें एक बार
और लाइक करने के साथ साथ अगर आप आईएफएस फैमिली में अभी तक नहीं जुड़े हैं, आईएफएस फैमिली का हिस्सा अभी तक आप नहीं बने हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबा देना है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये 3 काम करेंगे, आप आईएफएस फैमिली के परमानेंट मेंबर हो जाएंगे। तो बस इतनी सी आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी जो इच्छा है वो इतनी सी है, अगर आप पूरी कर सकते हैं कीजिए। और आपको इस फैमिली से जुड़ने के बाद 1 भी % का रिग्रेशन नहीं होगा। डेफिनेटली आपको लगेगा कि ऐसा हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। तो धन्यवाद, धन्यवाद उन सारे व्यूअर्स को जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया और पूरे के पूरे लाइव सेशन को अटेंड किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and for your attention, for your active cooperation in the entire session. धन्यवाद. Thank you, dear students.